नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरी वीडियो है, ध्यान रखिएगा। और वर्णमाला का ये पहला पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम वर्णमाला का पहला पार्ट स्टार्ट किए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि हिंदी का विकास वाला टॉपिक का हमने 2 वीडियो में प्रैक्टिस सेट कराया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद आज हम वर्णमाला के पार्ट शुरू किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि 3 पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा पार्ट 1 है वर्णमाला से रिलेटेड, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वर्णमाला से रिलेटेड दिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पता चलेगा कि आप कितने वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न जानते हैं। अगर प्रश्न आपके ज़्यादातर इसमें गलत हुए तो ज़रूर टॉपिक जाकर वर्णमाला टॉपिक को फिर से पढ़िएगा। एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइएगा। सभी नोट्स PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, सुपर टेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ण जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए, विकल्प आपके सामने है। इसका जो उत्तर होगा पहला का, वो हमारा डी वाला विकल्प। ये बड़ाऊ जो होता है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। बाकी सबको पता है ई जो है बड़ी स्त्रीलिंग के अंतर्गत, री भी आता है और छोटी भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प जो है आपको इसका सही हो जाएगा पहला का। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु से आपको बताना है, पढ़े होंगे ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी पढ़े होंगे आप। तो उसमें से तालु से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से उच्चारण होगा। चलिए, विकल्प इसका दूसरा का हमारा जो सही होगा वो सी वाला विकल्प, क्योंकि कच्चू च के अंतर्गत, ये च वर्ण के अंतर्गत, यानी जो वर्ग होता है च वर्ग, उसके अंतर्गत छाता छ आता है, इसीलिए तालु से उच्चारण होगा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि लुंठित ध्वनि कौन सा है, या ध्वनि या वर्ण कह सकते हैं, एक ही चीज है। इसमें से कौन सा वर्ण जो है लुंठित ध्वनि के अंतर्गत आएगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर तीसरा का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, UPPCL में पूछा गया, 2018 का है। कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हमारा विकल्प जो है लुंठित के अंतर्गत हम बात करें तो वो जो है र आता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसको वत्सर्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वो आधा लिख दे रहा हूँ, वो आधा त और आधा स और य और र, ये भी इसको कह सकते हैं वत्सर्य। लुंठित तो यहाँ दिया ही गया है। और एक संघोष भी इसको कहा जाता है, पढ़े होंगे ना, संघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तो उसमें से ये संघोष होता है, याद रखिएगा, संघोष। और ये प्राण के अंतर्गत जो आएगा तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। विकल्प हमारा जो सही होगा डी वाला विकल्प, लुंठित ध्वनि पूछ रहा है, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि ओट्स स्पर्श व्यंजन, ओट्स भी होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन सा है उसमें से आपको बताना है। सभी के अंतर्गत आना चाहिए, ऐसे वर्ण का चुनाव इसमें से आपको करना है प्रश्न नंबर चौथा का। चलिए, चौथा का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा ए वाला विकल्प। प जो है ओ, इसका विकल्प जो है प वाला विकल्प सही हो जाएगा। ओट्स के अंतर्गत ये भी आएगा, फ भी आएगा, लेकिन इसमें से छांटना है कि अल्प प्राण भी होना चाहिए और अघोष होना चाहिए। आपको पता है कि अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है, तो अघोष के अंतर्गत हमारा कौन सा आ जाएगा, ए वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। और अल्प प्राण भी आपको, ये 2 अल्प प्राण और अघोष छांटेंगे जब ना, तब अल्प प्राण में क्या होता है कि पहला, तीसरा, 135 वाला सूत्र होता है ना, उसी के आधार पर जो है हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न गलत हो रहे होंगे तो जरूर जाकर वर्णमाला को एक बार फिर से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर क्या कहलाता है।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वित जो हो जाता है एक ही ध्वनि, मतलब एक ही वर्ण जो होता है वो 2 बार हो जाता है, तो उसको हम कौन सा इसमें से प्रकार कहते हैं, उस कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 में। तो युग्मक जो ध्वनि होती है वो कहलाने लगती है जब एक ही वर्ण जो है 2 बार आने लगता है। तो ध्यान रखिएगा 5वां का हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6वां है 2 बार का मतलब कि जैसे कि 2 वर्ण, एक तो अर्ध व्यंजन आएगा और उसके बाद एक पूर्ण व्यंजन आ जाता है। जब वीडियो बनाने चलो तभी कुत्तों का दुश्मनी हम ही से है, बस साले सब वीडियो बनाने चलता हूँ तभी इन लोगों का साउंड आने लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां का हमने बता दिया, युग्मक वर्ण जो होते हैं 2 ध्वनियाँ जो है एक साथ आती है उसी को हम कहते हैं युग्मक वर्ण। तो ध्यान रखिएगा 2 ध्वनियाँ जो है एक साथ आती है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां, यह किस प्रकार की ध्वनि है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6वां का। तो कौन से उच्चारण के अंतर्गत य वाला आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 का। तो विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा तालव्य के अंतर्गत आने वाला है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इचू यशाणाम तालु आप सुने होंगे ना, तो य आता है, बड़ा सा आता है, आपको पता होगा, तो ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न गलत होगा तो फिर से जाकर वर्णमाला पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि उच्चारण की दृष्टि से वह वर्ण जो है किसके अंतर्गत आएगा इसमें से, प्रश्न नंबर 7 का। तो ये दंत ओष्ठ के अंतर्गत आता है, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7वां का। प्रश्न नंबर 8वां है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, और वही चीज संस्कृत में पूछ दे तो वो भी आपको अभी हम बताएंगे। तो हिंदी में कितनी होती है, तो वो होती है 11, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में पूछे तो 9 होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। चलिए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वर्णमाला से रिलेटेड इसमें दिए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 है कि ऐसे उच्चारण ए के उच्चारण में डैश डैश और डैश डैश की सहायता से ली जाती है। तो किसके उच्चारण से ए का उच्चारण किया जाता है, आइए इसको पढ़ते हैं। एक ए होता है, एक आ है, तो दोनों का किससे उच्चारण होता है आप बचा सकते हैं इस विकल्प के आधार पर। प्रश्न नंबर 9 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा कंठ तालु, क्योंकि कंठ और तालु से उच्चारण होने वाले हैं और ये स्वर है तो आपको पता होगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं, और च वर्ण ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है या किस से उच्चारण होती है वो आपको बताना है। तो अभी हमने छाता छ का बात किया था और वो च वर्ण के अंतर्गत आता है, तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है 10 का सही हो जाएगा। तालव्य या तालु से उच्चारण होने वाला च वर्ग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प हमारा 10 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। तो इसका तो काफ़ी सरल है, क्योंकि हमने पहले ही प्रश्न में किया था कि जो स्त्रीलिंग होता है, डी वाला विकल्प 11 का हमारा सही हो जाएगा, ये पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, एक परिभाषा हो जाती है स्वर का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13, द प्लस अ प्लस क प्लस मूर्धनिया स प्लस अ का अगर हम संयोग करेंगे तो कौन सा शब्द का निर्माण होगा वो आपको बताना है। कौन से शब्द का निर्माण होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 में। 13 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा दक्ष, दक्ष हो जाएगा। देखिए द के साथ अ जुड़ जाता है तो तब पूर्ण व्यंजन होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क और मूर्धनिया सब मिलता है तो छाता छ का निर्माण होता है, छ का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश डैश कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगा, और ढ वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा ट वर्ग, क्योंकि ट ठ ड ढ इसी के अंतर्गत आता है, और ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। तो कुचू टू, तो कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण होता है ना ट वाला वर्ण, तो ध्यान रखिएगा ट वाले वर्ग का।
प्रश्न नंबर 15 है कि लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो जब लिपि चिन्हों को हम क्रमबद्ध समूह से व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। बता चुका हूं 16 का हमारा जो विकल्प होगा, ह्रस्व स्वर पूछ रहा है ना, ह्रस्व स्वरों की संख्या, तो डी वाला विकल्प हमारा 4 ही ह्रस्व स्वर होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में 7 संख्याएं होती है और ह्रस्व स्वर में 4 संख्याएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है। तो कौन सा जो है इसमें से मात्राएं हैं, प्रश्न नंबर 17 का आपको बताना है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, अंग और अह। ये तो इनका जो है प्रयोग तो किया जाता है लेकिन स्वर में इनको काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संबल ध्वनि आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है, संबल ध्वनि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान से वीडियो को प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका जो हमारा विकल्प सही होगा, संबल ध्वनि की बात कर रहा है, तो वो हो जाता है हमारा डी वाला विकल्प, संपृक्त ध्वनि उसको कहते हैं। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा संबल ध्वनि के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में लगता है, तो प्लुप्त स्वर के। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्ग होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है। अभी हमने बताया कंठ तालु के अंतर्गत आता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा फास्ट वीडियो देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा, प्रश्न 50 हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन आता है। अभी हमने पीछे प्रश्न किए थे तो उसमें हमने आपको बताया था, तो जो क वर्ण होता है वो आता है बी वाला विकल्प, क्योंकि क छ जैसे पढ़ेंगे तो छ आता है, तो क के बाद जो है 6 वर्ण ही आता है। जब वर्णों का क्रम से क्वेश्चन बनता है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं वीडियो बनाकर एक अलग से वीडियो बनाया है कि वर्णों का क्रम कैसे निकाला जाता है, कि पहले कौन सा वर्ण आएगा उसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, वो चीज़ें जो है क्रम के अनुसार हमने बताया था और वहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा क्योंकि क वर्ण के बाद क वर्ण ही आता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि भाषा के सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का। तो किसे माना जाता है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई पूछ रहा है, लघुतम भी होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, तो किसे माना जाता है, शब्द को। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। दंत वर्ण का मतलब जो दांत से उच्चारण होते हैं वो वर्ण इसमें से आपको बताना है। तो देखिए ट वर्ग तो मूर्धा है, ये कंठ है, प वर्ग ओट्स है, तो सही हमारा बच रहा है बी वाला विकल्प 24 का हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 25 का। अनुनासिक वर्ण अंतिम वर्ण होता है वर्ग के, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष को हम संघोष भी कहते हैं, तो दोनों बात एक ही है, घोष या संघोष। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी, चौथी और पांचवा यही ट्रिक होता है इसका। संघोष के अंतर्गत आने वाले वर्ण है तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसमें से संघोष वर्ण आप बता ही देंगे कि संघोष या घोष वर्ण 26 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो ग वाला विकल्प
ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ग जो है आएगा सुघोष के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 27 है कि ल और श का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 का। तो लितु लसा नाम दंता, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की, तो सीधा सा इसमें ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, सी वाला विकल्प इसमें ग्रीवा ध्वनि जो है देवनागरी लिपि में नहीं आती है, तो सी वाला विकल्प 28 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य का मतलब तालु से कौन सा व्यंजन इसमें से उच्चारण होता है, वो आपको बताना है। तो कंठ और तालु यानी कि च वर्ग के अंतर्गत आएगा। अब इसमें से ढूंढिए कि च वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा। प्रश्न नंबर 29 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं, 30 का हमारा अयोगवाहक ध्वनि उनको कहा जाता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, वो आपको बताना है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर पूछ रहा है, 2 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को याद रखिएगा, शब्द की सभी वर्णों को अलग अलग क्रम में दिखाना उसको क्या कहते हैं, तो वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब वही चीज अगर शब्द का विच्छेद करेंगे तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प हमारा 32 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, ये 33 प्रश्न कर रहा है कि स्वरों का उच्चारण, अब इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मारना है प्रश्न नंबर 33 का। तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। इसमें से कौन सा है जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो द्वित्व होते हैं ये स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आएंगे। बाकी जो है इसमें से स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं। हालांकि 3 मुख्य भेद होते हैं, चौथा भी एक रखा जाता है जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो 34 का हमारा बी वाला विकल्प ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें मारना है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है, वो आपको 35 में से छांटना है। तो जो संगोष्ठ हो जाता है वही नहीं आता है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी विकल्प 35 के अकॉर्डिंग हमारे सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 36 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसको हम गुरु स्वर कहा जाता है। डी वाला विकल्प हमारा 36 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ह्रस्व से ज्यादा दुगना समय लगता है तो उनको कहते हैं। 37 प्रश्न है कि जिन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होती है तो उस उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 ही कह रहा है, तो उसको काकल्य ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काकल्य ध्वनि उनको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 38 है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा। ए वाला विकल्प 38 का सही हो जाएगा। बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 39 है कि कछाव वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। तो ये कई बार देखिए, एक ही प्रश्न को कई बार घुमाकर पूछा गया प्रश्न है। क और मूर्धन्या स हो जाता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो स्वर है इसमें से संयुक्त स्वर है। प्रश्न नंबर 40 का तो औ जो स्वर होता है वह संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। सी वाला विकल्प जो है 40 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि
अघोष और महाप्राण, ये चारों चीजों को वो फॉलो करता हुआ कौन सा वर्ण इसमें से या ध्वनि कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 41 का रहा है। और ये जो है पहली चीज की स्पर्श व्यंजन तो सभी हैं, दूसरी चीज कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि दो सभी हैं, और अघोष, अघोष में आपको पता होगा कि पहला और दूसरा ही होना चाहिए, तो ये और अब ये हो जाएंगे। अब उसमें से महाप्राण आपको बताना है, तो महाप्राण में आपको पता है कि दूसरा और चौथा होता है, तो बी ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 41 का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 42, और यह कह रहा है कि कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ से भी और तालु से उच्चारण होने वाला स्वर, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 42 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43, सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है, महाप्राण वर्णों का आपको वर्ग इसमें से बताना है कि कौन सा होगा, और महाप्राण में दूसरा चौथा और ऊष्म वर्ण ही आते हैं, तो उसके आधार पर आप छाटिएगा। प्रश्न नंबर 43 का हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, यही चीज मैंने बताया था आपको कि युग्मक ध्वनि कहते हैं, द्वित्व हो जाता है मतलब दो वर्ण साथ में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, उनको हम द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि कहा जाता है, तो 44 का हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दो वर्ण एक साथ आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 45 का, तो वह वर्ण जो होता है दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारण होने वाला ध्वनि है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आएंगे, इसमें से आपको बताना है स्पर्श व्यंजन। चलिए 46 का हमारा विकल्प आपको पता होगा कि स्पर्श संकर 25 ही संख्या होती है और वो 5 वर्ग में आते हैं। अब कौन सा इसमें से आपको छांटना है, तो 46 का हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। बाकी इसमें ऊष्म वर्ण भी दिया गया है, इसकी वजह से जो है ये सब नहीं होंगे, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि अर्धविवृत स्वर है, स्वर जो है अर्धविवृत के अंतर्गत कौन सा आएगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 47 का। तो अर्धविवृत के अंतर्गत हम बात करें तो वो आ जाता है, ये स्वर के एक भेद होते हैं अर्धविवृत, जैसे कि संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत, ये स्वर के भेद होते हैं 4, तो उसके जो है ये जो है सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ए वर्ण जो है अर्धविवृत के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, या स्वर भी कह सकते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 47 का हमारा सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 48, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, केवल मुख से निकलती है वैसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 48 का। तो निरानुनासिक स्वर उनको कहा जाता है, बहुत पूछा गया प्रश्न है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको हम निरानुनासिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है कि अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कौन की संख्या, दोनों को मिलाकर कितनी संख्याएं होती है, तो 8 होती हैं, 4 4 दोनों का होता है 49 का, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 50 इस वीडियो का लाइक 51 प्रश्न तक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि र वर्ण का विवरण है, इसमें से वो बताना है कि र वर्ण किसके अंतर्गत आएगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 50 का। तो ये जो है वत्सर्य मैंने बता चुका हूँ, शुरू में ही बताया, लुंठित ही है। संगोष्ठ अब देखना है तो संगोष्ठ में आपको पता होगा कि तीसरा चौथा पांचवा और ये आता ही है, उसमें अल्प प्राण में बात करें तो आएगा ही, तो इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पता होना चाहिए, वत्सर्य, लुंठित, पहली चीज ध्यान रखिएगा र को बोलते हैं। संगोष्ठ अब प्राण में पकड़ना है कि किसके अंतर्गत आएगा, वो जो है तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, वो आपको बताना है 51 का, और हमारा जो विकल्प सही होगा वो ह वर्ण जो है काकल्य के अंतर्गत आता है। तो ये थे 51 प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने मैंने लाने का कोशिश किया था, और अगर आपको ज़्यादातर प्रश्न इसमें गलत हुए होंगे तो ज़रूर आप जाकर वर्णमाला को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। अब फिर जैसे ही दूसरा पार्ट इसका आएगा वो भी इसी से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।